फ्रेंड्स, आज का जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है देश में वह है राजनीति का अपराधीकरण। दोस्तों, हम ये सुनते तो आ रहे हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसका मतलब क्या होता है, इसके कारण क्या है और स्वच्छता अभियान कैसे चलाया जा सकता है राजनीति में। तो दोस्तों, आज इसी बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का प्रमुखता से चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। तो चलिए जानते हैं राजनीति का अपराधीकरण क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब है राजनीति में अपराधियों की भागीदारी। इसका सीधा सा मतलब है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने बाहुबल भुजबल के आधार पर संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसे चरण में पहुंच गई है जहां कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने में लगे हुए हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अपराधियों और राजनीति के बीच बढ़ती साठगांठ असली लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। यह सब एक चलन में आ गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि लोगों से ज्यादा प्रभावित है। मतलब कि राजनीति जो है आपराधिक नेताओं की कार्य भूमि बना हुआ है, कर्म भूमि बन गया है। दोस्तों, इसका अंदाजा अभी आपको लग जाता है। संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जिसका गणित है 2004 में 24%, 2009 में 30%, 2014 में 34%, 2019 में 43% टोटल का है ये दोस्तों। और नई लोकसभा में लगभग 50% सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है। संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की बढ़ती संख्या किसी भी सच्चे लोकतंत्र के लिए अस्तित्व के लिए खतरा है। दोस्तों, जो कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसका एनालिसिस ये हुआ है कि आउट ऑफ 1618 कैंडिडेट्स 16% डिक्लेयर हुए क्रिमिनल केस में और 10% हुए सीरियस चार्जेस में। दोस्तों, ये स्थिति है हमारे देश के राजनीति की, बड़ी भयावह स्थिति है दोस्तों, आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता पर कानूनी पहलू और संवैधानिक प्रावधान क्या है वो जान लेते हैं और राजनीति में बढ़ते हुए अपराधों की या राजनीति के अपराधीकरण की वजह भी जान लेते हैं। विधि आयोग ने अपनी 179th रिपोर्ट में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की सिफारिश की थी। उसे सुझाव दिया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को 5 साल या बरी होने तक अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उसने यह भी सिफारिश की थी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसे किसी भी लंबित मामले का विवरण, एफआईआर, शिकायत की प्रति और सभी संपत्तियों का विवरण सही देना होगा। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण सरकार द्वारा सिफारिश पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि चोर चोर मुंह से रे भाई। लोकपाल बिल भी रुका क्यों? सभी सरकारें नहीं चाहती कि अपराधी पकड़ा जाए। दोस्तों, यदि यह होता आया तो एक दिन राजनीति नहीं होगी, अपराध की नीति देश को चलाती हुई नजर आएगी। लोकतांत्रिक सुधार संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 33A को शामिल करके संशोधन किया गया, जिसके तहत उम्मीदवार को यह जानकारी देनी होगी कि क्या वह 2 वर्ष के कारावास वाले किसी अपराध या किसी लंबित मामले में आरोपी है।
जिसमें आरोप तय किए गए हैं और क्या उसे 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है, यह उसके लिए पूरा ही मोल्ड कर दिया गया है कानून अपराधियों के लिए। दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी अधिनियम 1951 में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने के मानदंड इस प्रकार हैं। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की जेल की सजा पाने वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून ऐसे किसी भी व्यक्ति पर रोक नहीं लगाता जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हों। कान दूसरी तरह से पकड़ लिया। इसलिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता उसकी दोष सिद्धि पर निर्भर करती है। अब ये तो हो गई बात कानून की। अब बात जान लेते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण के पीछे मूलभूत कारण क्या है। पहला है राजनेताओं और नौकरशाही के बीच बढ़ता गठजोड़। दोस्तों, जड़ में ही भ्रष्टाचार है, अपराध है, तो पेड़ बन चुका है दोस्तों, तो वट वृक्ष बन चुका है। उस वट वृक्ष में से कहां से आप टहनियां तोड़ेंगे, वही अपराध की बू आएगी। दोस्तों, और प्रशासन में राजनेताओं के बढ़ते हस्तक्षेप को राजनीति के अपराधीकरण का एक अन्य कारण बताया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा चुनाव के समय राजनीतिक दल भारी मात्रा में धन खर्च करके वोट खरीदते हैं ताकि दूसरे नाजायज मकसद से वोट मिल सके। लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वे किसे वोट देने जा रहे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, क्योंकि आम जनता जागरूक नहीं है। उन्हें केवल पैसे से मतलब है, उन्हें खाली पुलाव, उन्हें समझदार दिखाया जाता है और वो उसी में भ्रमित होकर रह जाते हैं और एक हाथ से पैसा लूट लेते हैं। वो क्षण भर की खुशी के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा रहे होते हैं। देश का खराब शासन भी राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उचित कानून और नियम नहीं है। यदि ये हो तो दोस्तों किसी की मजाल नहीं है कि राजनीति का अपराधीकरण हो। दोस्तों, उपाय क्या है, लेकिन करने की जरूरत है। उपाय तो बहुत है। पहला उपाय है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिसके विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति का अपराध लंबित भी है। मतदाताओं के लिए एक प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिससे उन्हें उस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि जानने के लिए अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे वे अपना वोट देने जा रहे हैं। मतलब कि लोगों के लिए, आम जन के लिए एक ऐसा कार्यक्रम चालू किया जाए जिससे कि उन्हें लग सके जिन्हें वो वोट देने जा रहे हैं उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, यह जानने का अधिकार उसका पूरा हो सके। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनाव आयोग का और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। दोस्तों, उन राजनीतिक दलों पर हद से ज्यादा जुर्माना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने के जेल और 5,000 रुपए, ऐसा नहीं। दोस्तों, ऐसा जुर्माना हो कि उसकी 7 पुश्तें याद रखे जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट देते हैं। निष्कर्ष क्या है? राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण और भ्रष्टाचार लोकतंत्र की जड़ पे भयंकर प्रहार है। दोस्तों, राजनीतिक दल के कामकाज को विनियमित करने के लिए स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया का होना आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए एक चुनावी प्रक्रिया आवश्यक है। दोस्तों, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन इस प्रकार होना चाहिए कि वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके और सीधा और सपाट होना चाहिए, कहीं तोड़ मरोड़ कर नहीं। उस पर 15 मामले इस चीज के हैं, 10 मामले ये है, 5 मामले ये। अब जनता तय करे कि इसे जिताना है या कहां बेचना है। दोस्तों, वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके, पार्टी की वेबसाइट पर नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं वो जानते हैं।
सीधे साधे भोले लोग हैं जिन्हें केवल भुजबल और बाहुबल से खरीदा जा सकता है। दोस्तों, अब यह विधि की विडंबना है कि जेल में बंद कोई व्यक्ति वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। यह तो वही बात हुई कि मुझे आलू से परहेज है लेकिन समोसा खा सकता हूं। यही सेम बात आज हो रही है राजनीति में, देश की राजनीति। दोस्तों, यदि ताहिर हुसैन जैसे अभियुक्तों को चुनाव प्रचार की अनुमति देकर सभ्य समाज को शर्मिंदा होने से बचाना है तो जेल से चुनाव लड़ने की सुविधा समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। आपने सुना कोई मौलिक अधिकार है? चुनाव लड़ना नहीं है। यदि राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों और दोष सिद्ध न होने पर हर कोई निर्दोष है के जुमले के चलते इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कम से कम उन्हें ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए जिससे कोई चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत न पा सके। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति वाले जेल में होते हुए भी चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव प्रचार करने के लिए भी निकलेंगे। उनमें से कुछ जीत भी सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से अपने देश में कई लोग जाति समुदाय के आधार पर दागी लोगों को भी खुशी खुशी वोट देना पसंद करते हैं कि ये भुजबल वाला है, बाहुबल वाला है और पैसे का बलबूते पर ये हमारे काम करवा सकता है। दोस्तों, राजनीति में अपराधी इस माध्यम से उसका अपराधीकरण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने राजनीति में बैठ चुकी इस कुरूपता पर चिंता व्यक्त की है। मतदाताओं की अच्छी समझ लोकतंत्र के अंतरिम संरक्षक होती है। फिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि संस्थागत सुधार के माध्यम से राजनीति को अपराध और अपराधियों से छुटकारा मिल सकता है। राजनीति में जनता द्वारा किया जाने वाला त्वरित अभियोजन वास्तविक अपराधियों को रोक सकता है और झूठे मामलों का सामने करने वालों की रक्षा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जरूरत है तो किस चीज की? सबसे पहला और आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर आपराधिक लोग चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर देश के सभी कैदियों को मतदान का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने 8 राजनीतिक दलों पर इसलिए जुर्माना लगाया था कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक ब्यौरे सार्वजनिक करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया था। आज तक किसी भी दल ने इस विषय पर कोई गंभीर विचार नहीं किया, बल्कि सर्वदलीय बैठक में उच्चतम न्यायालय का एक स्वर में विरोध कर लिया गया। यह सबसे बड़ी विडंबना है देश के लिए। दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितने ऐसे केस मिलेंगे जिनके अंदर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे चुनाव लड़कर जीत जाते हैं और अपनी भुजबल और बाहुबल के बूते पर बाहर निकलकर वही ढाक के 3 पात दिखाता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को हमें संक्षिप्त में इंग्लिश में भी जानने की जरूरत है। दोस्तों, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनड द लॉजिक ऑफ 6-year ban on convicted legislators, highlighting concerns about the conflict of interest and slow functioning of fast-track courts. Now we will know about the criminalization of politics in India. The criminalization of politics refers to the involvement of individuals with a criminal record in the political arena. This can involve criminals running for and being elected to positions in parliament and state legislatures. It often occurs due to the close relationship between politicians and criminal elements. Criminalization of politics in India. A view. Rising cases. In 2018, there were 4,075 pending cases against MPs and MLAs. As of January 1st, 2025, this number has risen to 4,732 with 559 cases pending for over a decade. Government's stand
The central government strongly opposed the petition, stating that Parliament alone has the authority to decide disqualification duration under the Representation of the People Act 1951. Increasing criminality, various communities have flagged the increasing criminality in India's political system. Winnability, political parties prioritize winnability, fielding 30 to 35% of candidates with criminal cases. Some state legislatures have 55 to 65 MLAs with criminal records. That is the point of worry for the country. Court's observation. The Supreme Court has repeatedly called this issue censors for democracy, emphasizing lawbreakers cannot be lawmakers. However, the court has maintained that legislative action is required as it falls within parliament jurisdiction. Criminal records. As of June 2023, 44% of 4001 MLAs in state assemblies have declared criminal cases. 44%. As of September 2023, 40% of 763 MPs in parliament have criminal cases. In Rajya Sabha, MPs 33% with criminal cases. And Lok Sabha, MPs 46% with criminal cases in 2024. 30% of cases against MPs and MLAs have been pending for 5 years long. Challenges to reform the system. Money and muscle power. Recovery of money. Enhancing corruption. Constitutional concerns. Institutions tasked with upholding the constitution. Lack of mass movement. Casual acceptance. Unlike other democracies, there is a casual acceptance of this situation by both the Election Commission and citizens. Diminishing ethics. Now, what can be done for that? Law Commission's recommendation, the 20th Law Commission in its 244th report found that disqualification upon conviction has been ineffective in preventing the criminalization of politics. Disqualification, recommended disqualification at the stage of framing charges with legal safeguards to curb criminalization. Now, preventing false affidavits, suggested enhancing punishment for false affidavits to a minimum of 2 years imprisonment, making it a ground of disqualification. Speedy conviction, called for day-to-day trials to ensure speedy convictions that precede disqualification. Intervention by court. The courts may need to intervene to restore sanctity in political and electoral systems. Friends, these were the main points of criminalization in Indian politics. दोस्तों, हमने जाना कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है, हमने इसके कारण भी जाने, हमने इसे राजनीति के लिए स्वच्छता अभियान चलाए जाने के हमने उपाय भी जाने, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या दायित्व बनता है देश के लिए, हमारा क्या मौलिक कर्तव्य बनता है? दोस्तों, यह कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता को वोट ना दें। हम ये उसके बारे में पूरा जाने समझें और हम समाज को भी बताएं कि हमें ऐसा नहीं करना है। तभी हम जाकर एक स्वच्छ भारत का और सही अर्थ में लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे, जो कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ बस एक गुजारिश है कि आप खुद भी हमें उपाय बताएं कि हम
राजनीति को अपराधीकरण से कैसे मुक्त कर सकते हैं, क्या स्वच्छता अभियान की क्या मुख्य बातें हो सकती है। दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर, तब तक के लिए बताइएगा जरूर उपाय हमें। धन्यवाद।